नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान सामने आने शुरू हो गए हैं। बड़ी खबर आ रही रुझानों में एनडीए सरकार बनाती दिख रही है। 157 सीटों पर आगे निकली एनडीए। रुझानों में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनी है। रुझानों में जेडीयू 75 सीटों पे आगे है, बीजेपी 69 सीटों पर आगे है, महागठबंधन रुझानों में 85 सीटों पर आगे है। रुझानों में आरजेडी 60 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर चली गई है, जो कि शुरू में आगे दिख रही थी। बिहार विधानसभा चुनाव पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति कलश जी, पूर्व आईएएस ऑफिसर। इन्होंने 139 चुनाव कराए हैं, जिसमें से जिम्बाब्वे में भी एक चुनाव इनके कोटे में शामिल है। ज्योति कलश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं एहसान खान जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मनोज पंडित जी, नेता बीजेपी, आपका भी स्वागत है। और रवि अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। ज्योति कलश जी, बीजेपी या जेडीयू दोनों मिलके बीजेपी में स्पष्ट तौर पे बहुमत पाती हुई दिख रही हैं, लेकिन जो विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए थे, खासकर ईवीएम में टेम्परिंग की बात की थी, क्या ये टेम्परिंग हो सकती है? चूंकि आपने 139 चुनाव करवाए हैं, जिम्बाब्वे में भी आपने एक चुनाव करवाया है, ऐसे में इस तरह की टेम्परिंग की बातें कहाँ तक सही या गलत हैं? जी प्रसून जी, 139 तो नहीं कराया था, 39 कराया 39 कराया था। चलिए, और एक जिम्बाब्वे में कराया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हमारी एक्सपीरियंस रही है चुनाव आयोग के साथ, कई इलेक्शंस मैंने कराए हिंदुस्तान के अंदर, और शायद एक भी मौका ऐसा नहीं मिला जिस पर लोगों ने जब उंगली उठाई थी कि ईवीएम के साथ टैंपरिंग हो सकती है, ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, एक भी केस मैंने नहीं देखा। मैं इस पैनल को बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि ईवीएम एक ऐसा मशीन है, एक ऐसी मशीन है जो टेम्परिंग प्रूफ के साथ चलती है। कभी नहीं उसमें आप किसी भी तरह से इंटरफेरेंस कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये इट्स अ फुल प्रूफ सिस्टम। बिहार चुनाव में एसआईआर को लेकर भी काफ़ी चर्चा होती रही, तमाम सवाल खड़े होते रहे। इस प्रक्रिया को आप कितना उचित मानते हैं चुनाव के जस्ट पहले? जी, एसआईआर जो था ये एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज था, इसलिए क्योंकि इतने लोग माइग्रेट कर गए, इतने लोग की डेथ हो गई, इतने लोग नए आए जो वोट देने के लिए, जिनको ऐड किया गया इलेक्टोरल रोल में। तो डिलीशन और एडिशन का होना बहुत ज़रूरी था, बहुत अनिवार्य था। और इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने ये बहुत अच्छा पहल किया, बिहार को सबसे पहले लिया क्योंकि वहाँ चुनाव होने जा रहा था। और एसआईआर में आप देखिए लोगों की रिएक्शंस क्या है। बहुत मौके दिए गए लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए कि अगर आपको लगता है कि ये इंटेंसिव रिविजन सही नहीं है, लोगों के गलत ढंग से नाम डिलीट हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नॉट अ सिंगल, एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। और लोगों ने एक्सेप्ट किया जो इलेक्शन कमीशन ने फाइनल इलेक्टोरल रोल रिलीज़ किया था, पब्लिश किया था। इसलिए ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि एसआईआर जो है वो एक बोगस एक्सरसाइज थी या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वो फेवर कर रही थी। एहसान खान जी हमारे साथ मौजूद है। एहसान खान जी, जो नतीजे आ रहे हैं उसके पीछे आप, जो रुझान आ रहे हैं, जो नतीजे आने वाले हैं, उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो चर्चा में मुझे शामिल किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी वर्षों से हमने इस देश की राजनीति को देखा है, खासकर बिहार की राजनीति को भी देखा है। 20 वर्ष बाद भी आज नीतीश जी का जो ऑरा बना हुआ है, भाजपा का जो ऑरा बना हुआ है, उसका सिर्फ एक ही कारण है। मैं बिहार चुनाव में गया था, तो जो गरीब लोग कहते हैं कि बस्तियों में, उन बस्तियों में जो कि कभी तक कोई पहुंच नहीं पाया, तो वहाँ की मैया बहना क्या बोलती हैं, आज देश को जानना चाहिए।
बिहार को भी जानना चाहिए। माताएं बहना कह रही हैं कि 70 वर्षों से हम देखते थे कि कोई प्रधानमंत्री की योजना है या कोई प्रधानमंत्री हमारे अंगना आएगा, लेकिन कोई भी हमारे प्रधानमंत्री कोई भी हमारे अंगना में नहीं आया। 2014 के बाद में मोदी जी हमारे अंगना में आए। मैंने पूछा वो कैसे, कि शौचालय जो घर घर मिले थे हमारे को, तो कहीं ना कहीं वो मोदी जी के अंगना में आने का तो एक कार्यक्रम था ना। तो ये 2014 के रिजल्ट 2025 में क्यों दिख मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो नीति रही है भाजपा की, जो मोदी जी का जो विजन है, गरीबों के घर तक शौचालय देना, गरीबों के घर तक जनधन खाते खुलवाना, गरीबों के घर तक नल से जल देना, गरीबों के घर तक किसान लेकिन सम्मान नल से देना। जल कितना भी दे दे, लेकिन मुसलमानों से जो एक अलगाव देखा जाता है, बीजेपी उसमें असफल रही है मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने में। उसके पीछे क्या कारण देखते हैं नहीं, आप? ये असत्य है प्रसन्न जी। यही तो मैं कह रहा हूँ जी। कि जो योजनाएं गई हैं गांव देहातों में, आप पत्रकार हैं, बहुत नज़दीक से देखते हैं, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी नगर में कभी देखा होगा कि अब्दुल का मकान को छोड़ दिया है? नहीं, अब्दुल को और सबसे ज्यादा राम को दे मकान दिया। मिला है। कहानी बस इतनी है कि इसके बावजूद जो वोटिंग परसेंटेज देखेंगे, आप देखेंगे कि पूरी तरीके से मुसलमान का एक तबका पूरा वोटिंग पैटर्न ऐसा होता है कि वो पूरी तरीके से आरजेडी की तरफ जाता है। बीजेपी या जेडीयू या इस जो एनडीए गठबंधन उसको पूरी तरीके से छोड़ देता है। उसके पीछे कारण क्या है, ईमानदारी से बताइए आप। प्रसून जी, बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूँ मैं कि हमारे बीच में कुछ हमारे ही लोग, समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, जो कांग्रेस की सत्ता के लालची हैं, जो सपा बसपा या आरजेडी के सत्ता के में पाना चाहते हैं, वो बरगलाते हैं उस समाज को कि भाजपा आएगी या संघ आएगा या बजरंग दल आएगा तो आपको योजना नहीं मिलेंगी, आपको नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा, आपसे घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वही तो देखा है 11-14 वर्षों में। चाल और चरित्र अब बदलने की जिम्मेदारी किसकी होगी? राजनीतिक दलों ने तो कोशिश कर ली। आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक, आप जैसे जागरूक नागरिक अगर खुद आके इस धारणा को तोड़ेंगे तभी बात बनेगी। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज पंडित जी। मनोज पंडित जी, आपको पहले बधाई कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बड़ा चैलेंज ये है कि नीतीश कुमार जी को कितने समय तक जोड़े रख पाएंगे, ये बड़ा सवाल है जी। देखिए, नीतीश जी तो अब लोगों ने तो एक अलग धारणा बनाई है, पलटू चाचा और ये और वो सब, तो उन्होंने वो सब धारणाएं तोड़ दी ना। ऐसा नहीं है। नीतीश जी के विषय में जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, उस माहौल में कहीं ना कहीं नीतीश जी खरे उतरे हैं कि उन्होंने वो चीज़ें जो है बीजेपी के साथ की। और मेरा मानना ये है कि नीतीश जी 20 साल हो गए। आप ये देखिए कि लालू जी या राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहीं तो 15 साल में ही उन्होंने कितने करप्शन के चार्जेस रहे। नहीं, लेकिन वो 20 साल पुरानी कहानी थी। अभी जो विजय मिल रही है उसके कुछ और कारण होंगे जमीनी स्तर पे। बीजेपी प्रवक्ता कुमकुम हमारे साथ जुड़ गई है। कुमकुम जी, क्या कारण है कि आपको ये बड़ी सफलता मिलती दिख रही है आपके गठबंधन को? जी कुमकुम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। कुमकुम जी, आप अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं आपके स्क्रीन पे कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। देयर इज नथिंग विजिबल। आपसे पहला सवाल है कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन बड़ी सफलता पा रही है, इसके पीछे जमीनी हकीकत क्या है? किन कारणों से यह सफलता मिलती दिख रही है? जी आपका स्क्रीन पे ना तो कोई विजिबिलिटी है, ना ही आपकी आवाज में कोई क्लैरिटी है। प्लीज चलिए अभी दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे प्रसन्न हमारे जी, इसका कारण ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो गठबंधन ने बिहार में काम किया है, जी। उस कहीं ना कहीं उस काम से जनता खुश है। वो खुशी कहीं ना कहीं तब्दील तो होती है ना। वो तब्दीली जो है वोट में, आप देखिए जब शराबबंदी हुई वहाँ पर तो लोग बड़े खफा थे कि देखिए शराबबंदी हो गई और चीज़ें नहीं हो रही है। आज उस शराबबंदी का असर देखिए ना आप, कि जो देश की आधी आबादी है, उस आधी आबादी की वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ी। उन्होंने इतना वोट डाला, बम्पर वोटिंग की उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ता है ना। जो लॉ एंड ऑर्डर की बात हम करें, जो कानून व्यवस्था की बात करें, वो आप देखिए।
और जो विकास के काम वहाँ हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। आप तो खुद बिहार गए हैं, आपने चीज़ें देखी है वहाँ पर, तो चीज़ें बोलती हैं, काम बोलता है। प्रसन्न जी, वो काम बोला है, उस काम का नतीजा है ये। आप एक बार दो बार आप किसी व्यक्ति को कब नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं चूक गया था। लोग परिवर्तन की बात ज़रूर कर रहे थे बिहार चुनाव में। अगर आप कैंपेन में देखें तो विकास की बात पर बहुत फोकस था। बिहार को एक एडवांस स्टेट बनाने की योजनाएं चल रही थी कि इसको कैसे इम्पोर्टेंट सेंटर बनाया जाए, जहां पर पूरा इतिहास है, वहां की नालंदा विश्वविद्यालय है। आप देखिए क्या नहीं है वहां पर। हम हमेशा कहते हैं कि देश का हार अपना बिहार। तो इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात चल रही थी, विकास की बात चल रही थी, लेकिन परिवर्तन मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि वही सरकार आ रही है। सरकार फिर नीतीश जी के ही कंट्रोल में रहेगी और इसको गति देंगे नीतीश जी, इसको ज़रूर गति देंगे। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जो है, ज़रूर इससे गति इसको मिलने वाली है और हम लोग एक अच्छे बिहार को ज़रूर देखना चाहेंगे। ये ज़रूरी नहीं था कि अगर दूसरी पार्टी आती तो बहुत ज़्यादा कुछ कर देती। सबसे बड़ा सवाल है advantage- कि जनता ने चुना, पहली बार नहीं चुना, दूसरी बार नहीं चुना, तीसरी बार, चौथी बार चुन रही है। कुछ तो कारण होगा जी। या वही बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो विकास का रथ चल रहा था, ये विकास का रथ अब दौड़ेगा। वहाँ पर मोदी जी की बहुत फोकस है बिहार के ऊपर। इतने सारी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री द्वारा वो चलाई जाएंगी, तो बिहार को एक नए रूप में लोग देखना चाहते हैं और बहुत अपेक्षाएं हैं। हाँ, वहाँ दिक्कत होगी अगर आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करती, अगर जनता जो चाहती है, जिसके लिए जनता ने वोट दिया बीजेपी को, जेडीयू को, अगर वो एक्सपेक्टेशन में कमी आती है तो निराशा ज़रूर होती है। चुनाव आयोग के अगर वेबसाइट की बात की जाए तो उसमें जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 70 सीटों पे बीजेपी आगे है, 70 सीटों पे जेडीयू आगे है, 40 सीटों पर आरजेडी आगे है। रामविलास पासवान, चिराग पासवान वाली पार्टी 15 सीटों पे आगे है, कांग्रेस 9 सीटों पे आगे है, सीपीआईएमएल 4 सीटों पे आगे है, जीतन राम मांझी की हम वाली पार्टी 4 सीटों पे है, अदर्स 7 सीटों पे आगे हैं। यानी बीजेपी और जेडीयू सत्ता पूरी तरीके से अपने पास बनाए रखे हुए हैं। अब इस जीत का, या कहा जाए रुझानों में जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे रवि अरोड़ा जी? जी बिल्कुल, मैं इस बार के जो चुनावों के रिजल्ट है पूरी तरह से इनका जो श्रेय देना चाहूँगा वहाँ की महिलाओं को। बिहार की महिलाओं ने एक बात तय कर ली कि 10,000 रुपये अगर उन्हें चाहिए, ईमानदारी से चाहिए, तो वो सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार दे सकती है। उसका कारण है, कारण ये है कि तेजस्वी पर अगर वो विश्वास करते भी हैं तो वहाँ दो बातें समझने वाली हैं कि शराबबंदी रखकर वहाँ उनको 30,000 रुपये महीना, 30,000 रुपये नहीं दिए जा सकते। और अगर उनको, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के साथ बीजेपी का अलायंस जब तक रहेगा, क्योंकि केंद्र में भी समर्थन जो है जनता दल यूनाइटेड का है, तो ऐसे में एक बड़ा पैकेज जो लगातार केंद्र से मिलता रहा है, उसी के दम पर शराबबंदी चल सकती है। और शराबबंदी को अगर जारी रखना है, अगर 10,000 रुपये रेगुलर चाहिए तो जनता दल यूनाइटेड को लाना पड़ेगा। और आरजेडी बेशक कितने बड़े दावे कर ले, लेकिन बिना केंद्र के वो कुछ नहीं दे पाएगी। जितना भी उन्होंने मैनिफेस्टो में दावे किए वो सब फेल हो जाएंगे। ऐसे में बिहार की जनता, बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जो वोट दिया है। रवि जी, आपसे जल्दी से छोटे में जवाब चाहेंगे कि जो मोदी की मां को गाली दी गई उसका इन चुनाव पे कितना असर देखते हैं? मैं चारों पैनलिस्ट से इस बारे में राय लूंगा जी। बिल्कुल देखिए, उस मुद्दे को बीजेपी जिस प्रकार से आक्रामक रही और उस बात को पूरे देश ने माना, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके पद की गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए था। उनको शब्दों को बोलते हुए आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ऐसी दलगत राजनीति नहीं करिए कि उनकी माँ के नाम का साथ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ इस बात हसन खान जी, क्या इस तरह की भाषा का नुकसान आरजेडी को या महागठबंधन को पूरी तरीके से हुआ? जी प्रसन्न जी, माँ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है और दुनिया में एक ऐसा देश हिंदुस्तान है जो माँ के लिए जान दे देता है। माँ जन्म जननी होती है, माँ भारती होती है, माँ वैष्णो देवी होती है, माँ कामाख्या देवी होती है। माँ के बहुत रूप हैं और जो माँ की गाली देगा ना, हिंदुस्तानी नकार देगा। और एक बात और कही थी चुनाव में, खून को लेकर, खून मतलब पुरखों के ऊपर जब बात आएगी तो हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो उससे नकार देगा जो हमारे पूर्वजों गाली देगा, जो हमारे नेता के पूर्वजों गाली देगा, यार हमें गाली दी है।
तो कहीं ना कहीं ये जो कैंपेन चलाई है राहुल गांधी ने, वो उनको डे डूबी है। दूसरी बात, एक बात और कह दूं आपसे, आपने कहा था कि मुस्लिम समाज नहीं दूर नहीं है, अगर 4 बार बने हैं ना तो योगदान है समाज का। हाँ, कितना % है उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन मेरे समाज ने, क्योंकि मेरे पास एक संस्था है, उस संस्था का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैंने घर घर जाकर देखा है कि मुस्लिम समाज के जो रहनुमा हैं वो चलिए कुछ अभी टीवी जो में क्या आंकड़े आ बोलते हैं। रहे हैं वह इसकी गवाही नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये मान लेते हैं कि जुड़ाव में अभी बीजेपी को काफ़ी मेहनत करनी होगी इस जुड़ाव को लगातार बनाए रखने के लिए और आगे इसकी संख्या बढ़ाने के लिए। हमारे साथ ज्योति कलश जी मौजूद है। ज्योति कलश जी, प्रशांत किशोर का असर क्या खत्म हो गया? केवल वो मीडिया की पैदाइश थे, मीडिया ने उनको उपजाया, चुनाव में उनका कोई ज़मीनी रोल नहीं था? जी प्रसून जी, जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है, ये बहुत अच्छे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हैं। इन्होंने पार्टी बनाई जनसुराज, एक नई दिशा देने की बात इन्होंने किया बिहार में, अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ा भी। मैं उनसे मिला था और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका विज़न। अच्छे लोग को जोड़ करके एक अच्छी पार्टी उभर रही है तो ज़रूर आदमी चाहता है कि योगदान दे, उसको सपोर्ट दे। ये पार्टी अच्छा नहीं कर रही है, आंकड़े सामने हैं, उसकी वजह कई है। एक तो ये नई पार्टी है, इसको अभी इस्टेब्लिश करने में समय लगेगा। दूसरा, ये पार्टी वोट कटुआ जिसको कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं, इन्होंने अपना काम कर दिया। और तीसरा, अगर एक भी सीट ये जीतते हैं तो पार्टी को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ये पार्टी जब इस्टेब्लिश हो जाती है तो एक समय था कि पार्लियामेंट में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें थीं और आज लगातार 3 चुनाव में जीतती रही। तो आदमी तो ऐसे ही बढ़ता है, पार्टी भी ऐसे ही बढ़ेगी। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा, बिल्कुल खारिज नहीं करूँगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी खत्म हो गई, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनको और मेहनत करने की ज़रूरत है, जनता उनको एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे। अगर अच्छी रणनीति है और आप जो इनका बार बार कह रहे हैं political कि vision बिहार की जनता अच्छी छवि वाले नेताओं को बहुत ज़्यादा सर माथे पे नहीं बैठाती है, वह तो इसका क्या कारण है? यही वजह है जो मैंने आपको शुरू में भी कहा था इस पैनल डिस्कशन मैं में। इसका जवाब इस तरीके से देखना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि जो अच्छी छवि वाले नेता होते हैं वो सूट बूट पहन के एसी कमरों में रहना चाहते हैं, ज़मीनी स्तर पे मुकाबला नहीं करना चाहते हैं। जिन्होंने किया है उनको आज भी वोट कटवा पार्टी का है। पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, कुछ समय तक वह भी जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट थी उसमें एक सीट पे आगे बढ़ती हुई दिख रही थी। ये लोग वही लोग हैं जो लंदन से पढ़ के आए थे, शायद जनता की उस नब्ज को नहीं टच कर पा रहे हैं या जनता की उस खामोशी को नहीं बयां कर पा रहे हैं अपने शब्दों में, जिससे जनता उनके इर्द गिर्द इकट्ठी होकर उन्हें वोट दे। इकट्ठी तो होती है, वोट नहीं देती है। वोट नहीं देने के पीछे उनकी मंशा पे शक नहीं होता। उनको मालूम है कि आप इस काबिल नहीं हैं कि बिहार में सरकार बना पाए और हमारा वोट कहीं बर्बाद ना हो। इसी कारण से इस तरह के उम्मीदवारों को वोट कम मिलता है। मनोज पंडित जी, जिस तरह से सरकार बनाने में अब लग रहा है कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार बन गई है, दोनों नेक टू नेक आगे पीछे होकर लगभग बराबर सीटों पे बढ़ रहे हैं, आरजेडी तीसरे नंबर पे चली गई है, तो इससे क्या संकेत मिल रहा है कि इस जीत का श्रेय आप नीतीश कुमार जी को देना चाहेंगे या मोदी जी को देना चाहेंगे? जी देखिए प्रशांत जी, इस जीत का श्रेय तो जनता को ही देंगे, क्योंकि जनता ने जो पिछले 15 साल 20 साल से जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसके कार्य काम से जो है संतुष्ट हैं वो लोग। अगर संतुष्ट ना होते तो जो चीज़ें होती वो रिजल्ट में तब्दील नहीं होती। आप ये देखिए कि 101 सीटों पे दोनों पार्टी चुनाव लड़ी और आपके सामने है कि बिल्कुल 75-73 के आसपास हम हैं। तो इससे साबित होता है कि 80-90% रिजल्ट है हमारे पास। और ये जनता का, देखिए लोकतंत्र में चुनाव ही एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो जनता की भावनाओं को जो है लाके रखती है, स्पष्ट करती है। और पूरे देश में बिहार एक अलग राज्य है और उस राज्य का सीधा सिस्टम ये है कि जो राजनीति बिहार में होती है वो पूरे देश में कहीं नहीं होती। बिहार के बच्चे बच्चे के खून में राजनीति है और आप ये साबित भी होता है वहाँ से। और रही दूसरी बात, जो प्रशांत किशोर जी ने जो माहौल बनाने की कोशिश की, प्रशांत किशोर जी के अच्छे रणनीतिकार तो हो सकते हैं, पर उस रणनीति को जमीन पर उतारना दैट इज़ नॉट ईजी जॉब। वो कोई आसान काम नहीं है। आप देखिए उनने एक अच्छा माहौल बनाया, चीज़ें बनाई
और उसके बाद जो है वो वोट में तब्दील नहीं कर पाए। तो एक बड़ी खबर आ रही है, 243 सीटों पर रुझान सामने आ गया। रुझानों में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत की ओर है। इलेक्शन कमीशन के रुझानों में एनडीए को साफ बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। रुझानों में जेडीयू सबसे आगे है, बीजेपी दूसरे नंबर पे, आरजेडी तीसरे नंबर पे है। पटना में बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारी चल रही है। अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर आगे हैं, जो लोक गायिका हैं। हाजीपुर सीट से बीजेपी को बढ़त मिली है, अवधेश सिंह आगे हैं। समस्तीपुर सीट से जेडीयू की अश्वमेघ देवी जी आगे चल रही हैं। समस्तीपुर सीट से आरजेडी के अख्तरुल पीछे हो गए हैं। जगदीशपुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार उड़ाल किशोर आगे दिख रहे हैं। इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनय राय जी, मैनेजिंग एडिटर हैं। विनय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका स्वागत है इस खास चर्चा में। जिस तरीके से एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है, रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी हो रही है। आरजेडी खिसकते खिसकते 143 सीटों पे लड़ी थी और अभी 58 सीटों पे आगे दिख रही है, यानी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है। बीजेपी से भी पीछे है, जेडीयू से भी पीछे है। इस तरह के आंकड़े जो आ रहे हैं, इस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया विनय राय जी? देखिए, इसकी सबसे बड़ी जो वजह मुझे दिखाई देती है, इसमें नीतीश कुमार का जो नेतृत्व रहा और बीच में काफी नीतीश कुमार को लेके जो अफवाहें गर्म की गई। पहले तो कहा गया वो बीमार है, काम नहीं चल पा रहा है। बाद में जब चुनाव जैसे से करीब आया तो लोगों ने एक मार्केट में खबर उड़ाई कि अगर सीटें कम आती हैं जेडीयू की तो बीजेपी फ्रंट फुट पे बैटिंग करेगी और उसके नेतृत्व की तरफ से भी कोई चेहरा आ सकता है। उसके बाद से बिहार का चुनाव कहीं न कहीं नीतीश कुमार पर पूरी तौर पर केंद्रित हो गया और जिन लोगों ने भी कभी नीतीश कुमार को वोट दिया था और इस बार वो मन बना रहे थे कहीं और चले जाएं या कुछ और विचार करें, उनकी निष्क्रियता अचानक सक्रियता में बदली और उन्होंने कहा अब की आखिरी चुनाव नीतीश कुमार का, उनको पे करने का समय आया है। और जो बीजेपी का एक वोट बैंक आया था महिला वोट, वो बिहार में नीतीश कुमार का वोट बैंक है, क्योंकि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों से बात करने के दौरान ही नीतीश कुमार ने शराबबंदी का ऐलान किया। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने 10-10 हजार की किस्त दी और एक उम्मीद जगाई कि आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं और अगर इस पैसे का आप सही इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले समय में इसकी दूसरी किस्त भी आपको दी जाएगी। एक अच्छा परिणाम निकला और आज की भी तारीख में इतना लंबे समय तक शासन करने के बाद भी बिहार में कोई ये नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार करप्ट है या नीतीश कुमार ने कोई वहां डेवलपमेंट नहीं किया है। चाहे बिजली की बात रही हो, चाहे शिक्षा की बात रही हो, चिकित्सा की, जिस रूप में उनको बिहार मिला था उसमें उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है। और जो कहा जाता है कि चुनाव का जादूगर है, कभी भी किसी भी विषम परिस्थितियों में भी सत्ता किसी और की भी बनने की अगर बात आई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे और उन्होंने आखिरकार ये साबित कर दिया कि आज भी नीतीश कुमार का चेहरा उसी तरीके से चमक रहा है जैसे पहले चमका करता था। विनय राय जी, आपको मतदान है, आप विपक्ष की नाकामी इस बात को मैं मानूंगा तो उन्होंने स्थानीय मुद्दों को छोड़ के पहले केंद्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कोशिश की। जब बिहार का स्थानीय मुद्दा था तो आपको कभी भी ऐसे मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए जिससे चुनाव की दिशा बदल जाए। अब आप शुरू में आप वोट चोरवा का नारा बुलंद किए जो बिहार में हिट नहीं बैठा, क्योंकि आप नारों में और भाषणों में और रैलियों में तो मुद्दे उठा रहे थे लेकिन जमीन पर मुद्दा गायब था। हर आदमी को लग रहा था उसका वोट तो जुड़ा हुआ है, जो नाम कट रहा है वो कागजी कोरम पूरा न करने के चलते जुड़ रहा है। तो मुद्दे ऐसे उठाइए जो जनता को समझ में आए। बिना मुद्दे के अगर जाएंगे, नाहक के बड़े बड़े आरोप लगा करके सोचेंगे बड़े लीडर को हम टारगेट कर रहे हैं उससे हमारा काम आसान हो जाएगा, तो जनता को सिर्फ अपने मुद्दे समझ में आते हैं जहां से उसकी रोजी रोटी उसका रोजगार जुड़ा होता है। बेहद अहम बात कह रहे हैं। हमारे साथ चुनाव आयोग की जानकारी आ रही है, चुनाव आयोग से जानकारी आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड को 75 सीटों पे बढ़त मिली हुई है, बीजेपी को 72 सीटों पे, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को 41 सीटों पे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वाली चिराग पासवान वाली पार्टी को 18 सीटों पे, जो वह 29 सीटें लड़ रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 7 सीटों पे, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई-एमएल को 5 सीटों पे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 5 सीटों पे, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ओवैसी की पार्टी को 2 सीटों पे बढ़त मिलती दिख रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसको 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1 सीट मिलती दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी को भी 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी का भी खाता लगभग ग्राफ खुल जाएगा इस चुनाव में।
इसका मतलब साफ है कि बिहार में पूरी तरीके से आरजेडी को बिहार की जनता ने नकार दिया है। एक रोचक तथ्य है विनय राय जी, रोचक तथ्य यह सामने आ रहा है कि जिस समीकरण पे आरजेडी चुनाव लड़ना चाह रही थी, कुर्मी कुशवाहा यादव मुस्लिम के समीकरण पे, आपको बता दें कि कुर्मी कुशवाहा यादव के वोट बैंक बटे हैं, बीजेपी में ज़्यादातर शिफ्ट हुए हैं, केवल मुस्लिम ही आरजेडी का पक्का समर्थक दिख रहा है, जो अभी तक नतीजे आ रहे हैं। विनय राय जी, यह विपक्ष के लिए कोई बड़ा सबक है? जी, बिहार के जो स्थानीय समीकरण है, अगर कुर्मियों की बात आएगी, आप तोड़ने की कोशिश भी करेंगे, नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा कोई वहां नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार वो धरती है जहां पर काफी जागरूक मतदाता पाए जाते हैं। और जब इतिहास की बात होती है तभी लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा जेपी का आंदोलन रहा हो, चाहे गांधी के अपने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत रही हो, तो बिहार हमेशा एक ऐसा संदेश देने का काम किया है जो बड़े बड़े को चौंकाता है। और मैं बार बार कहूंगा कि नीतीश कुमार के शासन ने साबित करने की कोशिश की बिहार के अंदर कि कम से कम वो स्थिरता ला रहे हैं, रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज पे काम कर रहे हैं। और कोई भी मुख्यमंत्री अगर इतने लंबे समय तक सत्ता में रह जाए, जिसके ऊपर तरह तरह के आरोप भी हो, तो दल बदलते हैं, दल बदलू चाचा तक कहा गया उनको, बीच में कहा गया कि वो बीमार हैं, वो अपने जब राष्ट्रगान हो रहा है तो नॉर्मल हरकतें कर रहे हैं। लेकिन आपने एक नोटिस की होगी, ये सारी चीजें चुनाव के 2 महीने पहले देखने को मिली। अब जब चुनावी कैंपेन में नीतीश कुमार उतरे, उसके बाद से जो उनका तेवर था वो एकदम डिफरेंट था। कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग भी उनको आकलन करने में धोखा खा गए। उनको लग रहा था कि वाकई जो स्थितियां बन रही हैं, जैसे प्रसाद किशोर ने यहाँ तक दावा कर दिया कि अगर वो 30 सीट से ज्यादा जीतेंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो जिसने सबको चुनाव लड़ाया, जिसके समीकरण, जिसके दावे पे बड़े बड़े डर जाया करते थे, उनके दावों को भी नीतीश कुमार ने मात दे दी। ये अपने आप में चौंकाने वाली चीजें हैं। चौंकाने वाली बात है, लेकिन अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि विनय राय जी, अब बड़ा विनय राय जी, अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ये नीतीश कुमार ने तो अपने आप को साबित कर दिया, लेकिन जो इस चुनाव में जिसको अपने आप को साबित करना था, यानी कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, अब उनकी भूमिका कितनी प्रासंगिक होगी? विनय राय जी, अभी 2 घंटे रुक जाइए, वोट चोरी का आरोप लगने वाला है। बिहार में वोट चोरी कर लिया गया, वोटर लिस्ट को बदल दिया गया, मशीनें बदल दी गई, आरोप लगेंगे। लेकिन जमीनी अगर सच्चाई के आधार को आप नहीं स्वीकार करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। बिहार का चुनाव कहीं ना कहीं सेटबैक है, कांग्रेस के लिए भी और आरजेडी के लिए भी। आरजेडी को भी लग रहा होगा कि इतनी सीटें वो कांग्रेस को क्यों देने गए, अगर होती कुछ और होती। इस मैं कहता जो आ रहे हैं वो जब मुताबिक पोलिटिकल उतरेंगे तो अपने अनुसार अपने आरोप के साथ। विनय राय जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दें कि आरजेडी 143 सीटों पे लड़ी थी, जिसमें से अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें लग रहा है 48 सीटें केवल पा रही है, और कांग्रेस 60 सीटों पे लड़ी थी जिसमें 12 सीटें, यानी सबके लिए नतीजे बेहद खराब है। ज्योति कलश जी, कांग्रेस के युवराज का क्या होगा? जी, इसका आंसर आपके पास होगा और हम सब जानते हैं कि उनका फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है। ये तो एहसान खान जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक टिप्पणी उनसे लेते हैं। जी सुन जी, अभी आपने कहा कि आरजेडी का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम है। मुस्लिम समाज ना आरजेडी का वोट बैंक है, ना कांग्रेस का वोट बैंक है, ना सपा का वोट बैंक है। अब मुस्लिम समाज जागरूक हो गया है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, क्या उनके कहने से आप हमें मजदूर बना लोगे? ये मिथिक परसेंटेज के बारे में हमने बात किया है, लेकिन हम मिथिक टूट गया है सर, ये मिथिक टूट चुका है। अगर 5वीं बार एनडीए बिहार में शासन करने आ रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे समाज का, मुस्लिम समाज का, पसमानदा समाज का योगदान है, जिनको जनधन खाते खोले गए हैं, जिनको उज्ज्वला गैस योजना मिली है, जिनको पक्के मकान मिले हैं, किसान सम्मान निधि मिली है, आयुष्मान कार्ड मिला है, यही नतीजा है। और यही विपक्ष भूल चुका है। आज विपक्ष ने कभी ये नहीं कहा कि जो योजना राहुल गांधी पे भी 2 लाइन बोल दीजिए। जी नहीं, राहुल गांधी पे क्या बोलूं? जो व्यक्ति माँ को गाली दे, जो व्यक्ति हमारे खून को गाली दे, वो हमारा हो ही नहीं सकता, पूरे हिंदुस्तान का नहीं हो सकता है। अब तुष्टिकरण की राजनीति भूल जाओ राहुल गांधी जी। अब एक काम करो, रवि अरोड़ा जी, जल्दी से आपसे भी, राहुल गांधी की राजनीति अब भारतीय राजनीति में कितनी प्रासंगिक है, इस पे टिप्पणी। देखिए 2014 के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस सिमटी है, उसके बावजूद जो मतलब
राहुल गांधी के नेतृत्व में खासकर कांग्रेस का जो हाल हुआ है उसमें हम तो डूबेंगे, सामने में आपको भी ले डूबेंगे। मतलब तेजस्वी अगर अपने दम पे लड़ता पूरी स्टेट में तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ भी राहुल गांधी जा रहे हैं खुद तो डूब रहे हैं, साथ में रीजनल पार्टी हैं जो उनके समर्थक हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उनको भी डुबो रहे हैं। मैं समझता हूँ रणनीति चेंज करनी चाहिए, उनको मंथन करना होगा, उनके जो सलाहकार है, जो उनकी टीम है उसको बदलना होगा। एक बड़े नेतृत्व बदलने की जरूरत है कांग्रेस को, और उन्हें मंथन करना होगा। आखिर इतना बड़ा संन्यास कांग्रेस का, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर और देश की सबसे पुरानी पार्टी अगर ये हाल हो गया है तो इसके पीछे सोचना होगा आखिर कारण क्या है। और यह कारण खुद राहुल गांधी भी जानते हैं, कांग्रेस के सभी नेता भी जानते हैं। पर जब तक गांधी नेहरू परिवार का नाम कांग्रेस का साथ लड़ा रहेगा, क्योंकि अब देश को समझ आ चुका है, देश की जनता को समझ आ चुका है, हिंदुओं को समझ आ चुका है कि तुष्टीकरण की राजनीति करके जिस प्रकार के से जातियों में बांटकर उनका मतलब पूरी तरह से एक तरफा जो है बातें होती रही। अब भी जिस प्रकार रेवंत रेड्डी का बयान आया वो चौंकाने वाला था। मैं समझता हूँ उसका ही रिजल्ट है ये। तुष्टीकरण की राजनीति अब भारत की जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। लेकिन मनोज पंडित जी, बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार की छवि में जो बड़े पैमाने पर उतार और चढ़ाव दिखता है उससे आपकी सरकार की स्थिरता पे क्या असर पड़ेगा? जी देखिए, जो असर तो कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीतीश जी के बारे विषय में कि उनको ये बीमार हैं, भूल जाते हैं और सारी चीज़ें हैं, तो उनकी छवि को खराब करने की कोशिश तो की इन लोगों ने, पर उन्होंने साबित कर दिया कि ये सब मिथ्या है, गलत है, ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साबित किया। और नीतीश जी की व्यक्तिगत छवि पर भी कोई एलिगेशन तो है नहीं। आप ये देखिए कितना लंबे समय से वो मुख्यमंत्री हैं, कोई नहीं, करप्शन का चार्ज हो तो उनपे बताइए। नहीं है दिक्कत, आपकी पार्टी के साथ होगा। जब वो पाला बदलते हैं तो सबसे ज्यादा खामियाजा आप ही पार्टी को नहीं उठाना नहीं, पड़ता है। प्रसून जी आप देखिए, चूंकि गठबंधन खाली बिहार में नहीं है, गठबंधन केंद्र में भी है। अगर जो वादे जनता से किए गए हैं वो कहीं ना कहीं पूरे करने, तो उसको भी चलिए हम अपने दोनों चीजों व्यूअर्स को चाहिए। सही जवाब के लिए विनय राय जी से जोड़ते हैं। विनय राय जी, क्या यह सही नहीं है कि जो नीतीश कुमार की छवि है, जिस तरीके से उनकी छवि में उतार चढ़ाव देखा जाता है, वह वास्तव में बीजेपी के लिए एक संकट भरा आने वाले समय में फैसला हो सकता है? जी अब कोई संकट इसलिए नहीं है कि बिहार में सरकार बनने जा रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वो आराम से बिहार को चलाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि कम से कम जो भारत सरकार से उनकी उम्मीदें हैं उसको मनवाने की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वो बड़े पार्टनर के तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं, एनडीए के बड़े घटक हैं। तो जाहिर सी बात है, चुनाव में खुद नरेंद्र मोदी जी जब गए थे चुनाव प्रचार में तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं और दोनों ने मिल करके चुनाव लड़ा है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के अकेले दम की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है। तो एक आदमी को क्रेडिट देना कहीं ना कहीं लगता है समझदारी नहीं होगी। और इस मुद्दे पे जितनी ताकत मोटे तौर पर नीतीश कुमार ने अपने दल के लिए दिया है, उतना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह जी हो, बाकी उनके संगठन के लोगों सबने लगाया है। और जब आदमी, हमको लगता है जब डर कर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो उसके परिणाम अलग होते हैं। जिस तरह से माहौल क्रिएट किया गया था बिहार का, और एक संदेश जा रहा था कि बिहार का अगर परिणाम बदलता है तो कहीं ना कहीं इसका असर बंगाल के चुनाव पे पड़ सकता है, तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी बिहार के अंदर। और उसका ये परिणाम है कि अपने मुद्दों को लेकर गई, अपने वादों के साथ गई और एक एक सब्जेक्ट को उसने एड्रेस करने की कोशिश की। और इसी का परिणाम है कि आज की तारीख में हमको ये जो रुझान अभी आ रहा है, परिणाम तो नहीं कहूंगा, जो रुझान अब स्पष्ट तौर पर दिखने लगे हैं। इसके बाद जवाबदेही बढ़ती है कि जो वादे आपने जनता से किए उसको कैसे डिलीवर करेंगे। विनय राय जी, इसी के साथ एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है। बात करेंगे आप विनय राय जी, वहां की चाहे सामान्य मतदाता हो, उनको लगता है कि नीतीश कुमार ने जो कहा है वो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विनय राय जी, काफी हद तक ये जो रुझानों में जीत दिख रही है उसका श्रेय आप बीजेपी जेडीयू के अच्छे कामों को देंगे या वीआईपी एआईएमआईएम जैसे ओवैसी वाली पार्टी के लोगों को देंगे, जिन्होंने वास्तव में आरजेडी और कांग्रेस को गहरी चोट पहुंचाई है? चूंकि एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी जो सीमांचल में 15 सीटों पे लड़ रही थी, कुल 25 सीटों पे, जहां मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या थी, वहां से भी जेडीयू को तो फायदा होता दिख रहा है, लेकिन आरजेडी को और कांग्रेस को तगड़ा नुकसान हुआ। जी, इसका स्पष्ट श्रेय नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ओवैसी साहब को बीच में ले आएंगे, ये अगर कहा जाता है ओवैसी साहब ने आरजेडी का वोट काट लिया, तो आप कह सकते हैं जनसुराज के पास जो वोट गया है उसमें ज्यादातर श्रमण मतदाता है, तो उन्होंने भी वोट काटने की कोशिश किया। हर चुनाव में कोई न कोई दल आता है
ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो ही दल चुनाव लड़ेंगे। तो जो दल लड़ेगा, जो कम वोट पाएगा, उसके ऊपर एक आरोप लगता है कि ये कहीं ना कहीं दूसरे दल को सपोर्ट करने के लिए, वोट काटने के लिए चुनाव मैदान में। लेकिन आखिरकार ओवैसी साहब पिछली बार 5 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। अगर वो लड़ेंगे नहीं तो अपना उनका वजूद कहां से आएगा? ये हर पॉलिटिकल पार्टी की नैतिक अपनी जिम्मेदारी है कि अपने वोटर्स को एड्रेस करे, अपना वोट अपने पास रोके। तो क्रेडिट किसी को देना है तो जो व्यक्ति जीत रहा है उसको क्रेडिट है, और जो व्यक्ति हार रहा है उसके कहीं न कहीं रणनीति नाकामी है। इसमें थर्ड पार्टी को अगर इंटरवीन कराया जाएगा तो कहीं न कहीं हमारा मूल्यांकन गलत हो। चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जो नतीजे सामने आ रहा है उसमें 79 सीटें जेडीयू को मिल रही हैं, बीजेपी को 74 सीटें मिल रही हैं और राष्ट्रीय जनता दल को 40 सीटें मिल रही हैं। अब एक कितना बड़ा सेटबैक है। जो तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री बता रहे थे वह इतने नीचे आ गए हैं कि अगर बीजेपी और जेडीयू दोनों को जोड़ लिया जाए तो इनका एक कहीं भी सामने नहीं आते हैं। अगर केवल जेडीयू की बात की जाए आरजेडी के मुकाबले में तो महज आधी सीटें रह गई हैं। यानी बड़ा चेहरा बिहार का कौन है? ये तो सबसे इस नतीजों से साफ हो रहा है, रुझानों से साफ हो रहा है कि नीतीश कुमार की जो स्वीकृति है, जो छवि है, वो तेजस्वी से दुगनी अच्छी है। जी, तेजस्वी से तो कोई मुकाबला ही नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार की अगर तुलना तेजस्वी से करेंगे तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। वो एक पर्टिकुलर वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं तेजस्वी, और नीतीश कुमार ओवरऑल देखेंगे तो हर जाति में उनकी पैठ है। ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी को नापसंद करता है जी। जो परिस्थितियां हैं, जो समीकरण, उसमें वोट दे न दे, लेकिन नीतीश कुमार की फॉलोइंग माइनॉरिटी में भी है, यादवों में भी है, अपनी जात जो कुर्मी है उसमें भी है, सवर्णों में भी है, क्योंकि ओवरऑल उन्होंने बिहार के लिए किया है। और कोई दल, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप चुनाव के दौरान पूछते हैं या परिणाम आने के दौरान पूछेंगे, हर व्यक्ति कहेगा नीतीश कुमार ने बिहार को, जो बिहार गड्ढे में था, उसको पटरी पिलाने का काम किया, काफी हद तक संवारने का काम किया। और पहले हम लोग जब जाया करते थे बिहार, क्या इलेक्शन में गए 2005 में भी, लोग कहते थे जहां गड्ढा शुरू हो समझिए बिहार आ गया। अब आप अगर देखेंगे, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो, सभी पर नीतीश कुमार ने काम किया, एजुकेशन पे काम किया। और सबसे बड़ा रिस्क जो उन्होंने लिया अपने रेवेन्यू लॉस करते हुए, कि सिर्फ महिलाओं के आग्रह पे उन्होंने शराबबंदी कर दी। आज लोग कहते हैं कि वहां पे घर घर शराब पहुंच रही है, लेकिन महिलाएं शराब पहुंचने से पहले नाराज होती थी सरकार से, आज जो नाराज होती है अपने पतियों से, क्योंकि चोरी छुपे पीते हैं। कम से कम पहले पी करके सड़क पर जो तांडव किया करते तो उसको नीतीश कुमार ने ब्रेक लगाया। और उसका सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ कि आज की तारीख अगर आप देखेंगे बिहार के अंदर, तो यूपी बॉर्डर पर अगर पेट्रोल मिल रहा 88 रुपए और डीजल मिल रहा 87 रुपए, वही बिहार में 7 रुपए और 8 रुपए महंगा है। लेकिन उसके बावजूद भी अपने डेवलपमेंट के कहीं एक बड़े रेवेन्यू को लॉस करते हुए भी उन्होंने महिलाओं की खुशी के लिए शराबबंदी की, कि कम से कम घर सुकून से रहे, घर में मारपीट ना हो, टूट ना हो, पैसे की बर्बादी ना हो। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो नीतीश कुमार को गया। आज भी महिलाएं उस चीज को याद करती हैं, उनको लगता है कि अगर सरकार बदलेगी तो फिर से शराबबंदी हटेगी, हमारा पति पी कर आएगा, पैसे की बर्बादी करेगा। और आधी आबादी जो है ना, वो अपने पति की भी नहीं सुनती है। बीच में एक सोशल मीडिया पर एक वायरल हुआ था फुटेज, जिसमें कोई जाति विशेष का जो पति है अपनी पत्नी को इसलिए मार रहा था कि उसकी इच्छा थी किसी और दल को वोट देने की, और पत्नी दी आई थी किसी और को वोट। ये परिस्थितियां हैं। महिलाएं ज्यादा ईमानदार है चुनाव में अपने मुद्दों को हल कराने के बाद। उनको लगता है अगर सरकार ने मुझे फायदा दिया तो मुझे उससे रिटर्न गिफ्ट देना है, और उसने दिया है बिहार में। ये जो परिणाम है चुनाव के दौरान भी देखे होंगे, लंबी लंबी कतारें महिलाओं की थी, उन्होंने खुलकर मतदान किया। बड़ी खबर आ रही है, रुझानों में प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए अग्रसर है। तारापुर सीट से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आगे दिख रहे हैं रुझानों में, पहले पीछे चल रहे थे। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव आगे हैं, लगातार वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। मोकामा सीट से अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। सिवान सीट से मंगल पांडे आगे निकले, पहले आगे थे फिर पीछे हो गए, फिर आगे हो गए हैं मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। छपरा सीट से आरजेडी के खेसारी लाल आगे हैं, जेडीयू नेता। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा फिर से आगे हो गए हैं, वह अब आगे चल रहे हैं। शाहपुर विधानसभा में आरजेडी को बढ़त मिली हुई है। हाजीपुर सीट पर भाजपा को बढ़त मिली है, वहां से बीजेपी नेता अवधेश सिंह आगे चल रहे हैं। रुझानों में प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए।
ज्योति कलश जी, बिहार की राजनीति केंद्र को क्या संदेश दे रही है? हम साथ हैं। एक सेंटेंस में यही कहूँगा कि बिहार की राजनीति और उसमें नीतीश जी के हाथ में आ रही है। बीजेपी सपोर्ट कर रही है, शुरू से सपोर्ट करती है, और ये डबल इंजन की सरकार राज्य के लिए बहुत अच्छा है। लोग बहुत खुश रहेंगे, और जो अपेक्षाएं की हैं बीजेपी सेंट्रल एनडीए से, बीजेपी सपोर्ट करेगी जेडीयू को बिहार में, और जो लक्ष्य बनाया है बिहार को बढ़ाने के लिए, बिहार की विकास यात्रा में, वो आगे बढ़ेगी। रथ आगे इन बढ़ेगा। रुझानों को अगर कोई सबक माना जाए तो कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए केंद्र में क्या संदेश है? क्या तुष्टीकरण राजनीति छोड़ने का संदेश है? क्या राहुल को दरकिनार कर किसी और नेता को, प्रियंका गांधी को लाने का समय है? क्या संदेश है जी? देखिए, राहुल जी एक ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जिसको बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने बहुत शीर्ष नेताओं से बातचीत की जो कांग्रेस के हैं, और सबों ने दबी ज़ुबान से, कईयों ने, सबों तो नहीं बोलेंगे लेकिन कईयों ने नाराज़गी जाहिर की। तो ये एक अच्छा संदेश नहीं जाता है जब आपके शीर्ष नेता, जो आपके प्रेसिडेंट हैं, उनके अगेंस्ट उन्हीं के पार्टी के लोग हो जा रहे हैं, पोलराइजेशन हो जा रहा है। तो ये शीर्ष नेता के लिए एक अच्छा संदेश नहीं होता है। लेकिन उनकी जगह भारत की प्रियंका जनता गांधी- के लिए, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे, जिस तरह की राजनीति चल रही, क्या वह भारत की जनता के लिए उचित है? विदेश में जाके राहुल गांधी कुछ बोल आते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति का चरम यहाँ तक पहुँच गया है कि अब हिंदुस्तान में शायद ही धर्म का बंटवारा इस लेवल पे हुआ हो। सोनिया गांधी भी रही हैं राजनीति में, इंदिरा गांधी रही हैं, जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, तमाम नेता रहे हैं, नरसिम्हा राव भी रहे हैं। किसी भी धर्म के लोग नाराज तो रहते थे, लेकिन इस तरह का बंटवारा नहीं दिखता था कभी भी। कांग्रेस को लेकर जो इस तरह का साफ बंटवारा अब दिख रहा है, लग रहा है कि कांग्रेस ने भी मन बना लिया है एक विशेष समुदाय के प्रति कि अब हम उन्हीं की राजनीति करेंगे। शायद वह राजनीति उनको अमेरिका में सूट करता है, शायद उनको लंदन में सूट करता है, लेकिन इंडिया में तो शायद उनको सूट नहीं करता। ये नतीजे बता रहे हैं जी। हिंदुस्तान बिल्कुल उनको स्वीकार नहीं कर रहा है, जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रही है। कितना भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, मीडिया मैनेज करे, कुछ भी कर ले, जनता उनके साथ नहीं है। एहसान ये तो खान बहुत जी, clear है। आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह की राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, असल में वह मुसलमानों को जायज़ की जगह ज़्यादा नाजायज़ तौर पे फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ऐसा उनके विरोधियों का कहना है। लेकिन मुस्लिम जनता भी क्या उनको अब दरकिनार कर रही है? कृष्ण जी, ये कहीं ना कहीं तमाचा है मुस्लिम समाज के ऊपर कि 70 वर्ष तक मुझे कांग्रेस बता दे कि क्या लाभ पहुंचाया। आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ बैठे हुए हैं, कोई मुझे व्यक्ति बता दे इन जो पीछे 70 वर्ष गए कांग्रेस से क्या लाभ पहुंचाया मुसलमानों को? नहीं पहुंचाया ना। तभी तो हम कह रहे हैं ना, इन 14 वर्षों में जो योजना मिली है, जो हमारे समाज को 10% अपर स्टेज में ला दिया है। सच्चा साहब की रिपोर्ट है 6 की 5 की, क्या स्थिति मुसलमानों की। आज मुसलमान के बच्चे देखोगे कोर्टों में जज भी बनने हैं, आईपीएस अधिकारी बनने हैं, डॉक्टर भी बनने हैं, और फिर पायलट बनने हैं। अभी देखिए हमारी बहन सेना में। तो ये बदलाव जो हुआ है, ये कहीं ना कहीं कलम देने का काम किया है मोदी जी ने। जब मोदी जाते हैं तो क्या कहता है, ए मुसलमानों, मैं एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ, एक कंप्यूटर मतलब पढ़े लिख के आगे आओ। और अभी आपने कहा है कि क्या चाहती है बिहार की जनता, देश की जनता एनडीए को, एनडीए को चाहती है। बड़ी खबर आ रही है दूसरा अभी। एक बात, एक सेकंड बोलूंगा। और अब बिहार की जनता और देश की जनता ये कहना चाहती है कि पीडीओ को नकारा है और एमबाई फैक्टर को नकारा है। बड़ी खबर आ रही है चुनाव रुझानों को लेकर। रुझानों में प्रचंड बहुमत की ओर है एनडीए। रुझानों में जेडीयू, नीतीश कुमार की जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। रुझानों में जेडीयू को 80 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। जो 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें 80 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। रुझानों में बीजेपी को 101 में से 75 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। रुझानों में आरजेडी को 41 सीटों पर बढ़त मिली हुई है, जिसके साथ वह तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बन गई है। रुझानों में प्रचंड बहुमत की ओर है एनडीए।
रुझानों में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। इसके साथ ही साफ हो जा रहा है कि आने वाले समय में आरजेडी को भी अपनी चुनावी राजनीति और रणनीति पर विचार करना होगा। जनता दल यूनाइटेड, अगर चुनाव आयोग के नतीजों की बात करें तो चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जो रुझान सामने आ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड को 82 सीटें मिलती दिख रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिलती दिख रही हैं, आरजेडी की सीटें कम होती जा रही हैं, अब 35 सीटें दिखाई जा रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान, चिराग पासवान वाली पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी 21 सीटों पर आगे है। 29 सीटों पे यह चुनाव लड़ रही थी, यानी अब रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान के नेतृत्व में लड़ रही थी, 29 में से 21 सीटों पे आगे है, जिसका मतलब है कि चिराग पासवान ने अपने आप को साबित कर दिया है बिहार चुनाव में। कांग्रेस की बात करें तो 60 सीटों पे लड़ने के बाद कांग्रेस 7 सीटों पे, 7 सीट्स पे केवल आगे दिख रही है। सीपीआई एमएल की बात करें तो वह 4 सीटों पे आगे है, सीपीआई की बात करें तो वह 1 सीटों पे आगे है। जीतन राम मांझी की हम पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 4 सीटों पे आगे है। ओवैसी की एआईएमआईएम 3 सीटों पर आगे बढ़त दिख रही है उसकी, और बहुजन समाज पार्टी भी 1 सीट पे आगे है। सीमांचल में कांग्रेस को और आरजेडी को ओवैसी की पार्टी ने तगड़ा झटका दिया है। उनको कम आंकने वाले अब यह मान रहे होंगे कि शायद ओवैसी को साथ लेते तो शायद नतीजे कुछ बेहतर हो सकते थे। अब जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उससे साफ है कि बीजेपी और जेडीयू सत्ता की चाबी फिर से थामने जा रही है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, ये रुझान साफ कर दे रहे हैं। इसके साथ ही साबित होता है कि अब ये चुनाव उन तमाम दावों को नकार देता है जिसमें कहा जा रहा था कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी की जा रही है। साफ कर दिया बिहार इन मुद्दों को कहीं भी गंभीरता से नहीं ले रही है। उसको मालूम था कि वोट कौन दे रहा है, किसको देना है और किसका नाम वोटर लिस्ट में है। इसी के साथ बात करते हैं कि भास्कर.com की वेबसाइट पे बीजेपी को 79 सीटें दिखाई जा रही हैं, जेडीयू को 84 सीटें दिखाई जा रही हैं और लोजपा को 22 सीट दिखाई जा रही हैं। महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस को 7 सीटें और आरजेडी को 37 सीटें दिखाई जा रही हैं। यानी नतीजों से साफ है कि अब एनडीए ही एक बार फिर बिहार की सत्ता संभालने जा रही है। मनोज पंडित जी, इस आंकड़े से आप क्या संदेश पा रहे हैं और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी देखो जी प्रसन्न जी, ये जनता ने विश्वास जताया है और जनता के विश्वास पे खरा उतरने का काम भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार करेंगे। आप ये देखिए कि अभी तो चीज़ें हैं, पर लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जब इनका बयान आएगा तो यही वो इस संविधान की स्वतंत्र एजेंसी जो चुनाव कराती है, चुनाव आयोग, अभी उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे कि ये तो चीज़ें ऐसे कर दी और ये तो वोट खराब हुआ या और बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो प्रचंड बहुमत मिला है, इस प्रचंड बहुमत में ये इनको पचेगा नहीं। अभी तो पचेगा नहीं। रवि जी, आप किस तरीके से कहते हैं? आंसर छोटा रखिएगा। जी बिल्कुल प्रसून जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि महागठबंधन मुझे नहीं लगता कि इस बार इस लायक भी रहेगा कि वो जनता दल यूनाइटेड को कल को कह सके कि हमारे साथ सरकार बना लो। मतलब साफ है कि 5 साल की स्थायी सरकार मिलने जा रही है बिहार को, और यह जो जीत है ये समझता हूँ एसआईआर की जीत है, क्योंकि वहाँ से जो जिन घुसपैठियों का मामला उठा था। जी बिल्कुल, देखिए जो घुसपैठी आ चुकी है पूरे देश के अंदर, करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी लगातार पूरे देश में एसआईआर होना है, उसकी सफलता दिख रही है बिहार के अंदर। लोग समझ चुके हैं, क्योंकि उनके जो संसाधन है उसका इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, तो इनका निकलना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का और मैं समझता हूँ इसे वहाँ की जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है और इसका असर बंगाल के चुनाव में भी दिख सकता है। जी जो अभी आंकड़े आ रहे हैं वह तो बेहद चौंकाने वाले हैं और यह साफ कर रहे हैं कि विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा था, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा था, इवन प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के लिए बात किया,
उसका दुष्परिणाम पूरी तरीके से भोगना पड़ रहा है। 243 सीटों में से अगर आपके खाते में 100 सीट भी नहीं आ रही है तो आप क्या राजनीति कर रहे हैं? जमीनी राजनीति का एहसास ही नहीं है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को टोटल 191 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। ऐसे में अब जो रवि अरोड़ा जी कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन की राजनीति अब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, अब वह कभी भी जेडीयू को ऑफर देने लायक ही नहीं बचेगी कि सत्ता, यानी 5 साल की सरकार मजबूत है एहसान जी। अब इसके बाद आप क्या लगता है कि बिहार की राजनीति और बिहार के लोग अब किस ओर, क्या विकास की ओर जाएंगे या और बटेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिहार की जनता ने चुना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और विपक्ष के पास मुद्दा थे ही नहीं। वोट चोरी कोई मुद्दा होता है? राहुल जी वोट चोरी कह रहे हैं और तेजस्वी नौकरी कह रहे हैं। नौकरी विकास का मुद्दा एक पैमाना हो सकता है, लेकिन विकास का मुद्दा तो वो है जो घर घर तक योजना पहुंचती है। बिहार उस गरीबी से निकला है, उस माहौल से निकला है जहाँ पर 2 जून की रोटी के लिए पैसे नहीं होते थे, मजदूरी नहीं होती थी। आज उस बेटी के घर में शौचालय भी है, माँ के घर में मकान भी है। और एक बात और कह दूँ आपसे, शायद मुस्लिम समाज को बहुत घिरा जाता है, क्योंकि घिरा है इसीलिए घिरा है कि कांग्रेस ने 70 वर्षों तक अशराफ मुसलमानों को लेकर सत्ता हासिल की, और मुसलमान की आबादी में से 15% अशराफ लोग हैं, सैयद मुगल पठान। हम लोग जो है पसमंदा समाज के जो लोग हैं, इस देश के मुसलमान हैं और कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हमें नकारा गया। आज हमारे आंखें खुली हैं, आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और मोदी जी के और जो जिन जिन राज्यों में सरकार है भाजपा की, उन राज्यों में हमें विधिवत रूप से योजनाएं मिली है, चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे रोजगार का स्तर हो, चाहे जनधन खाते हो, चाहे एमएसएमई के माध्यम से। हमारे लघु व्यापारी हैं, बेहद बड़ी, दस्तकार हैं, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, वो हमें चाहिए, बस हम मिलना ये है। समझना चाह रहे हैं आपसे कि क्या पसमंदा मुस्लिम घुसपैठिए के मुद्दों पे बांग्लादेशी मुसलमानों से अपने आप को अलग करके देखता है या उनके लिए कोई सहानुभूति रखता है? जी कसम है परवरदिगार की, हम चाहते हैं देश के मुसलमानों से प्यार करना चाहते हैं, चाहे किसी जाति धर्म का क्यों ना हो। हम नहीं चाहते उन विदेशी मुसलमानों से प्यार करना, हम नहीं चाहते उन दुश्मनों से। शायद हिंदुस्तान की ये तस्वीर बदली है। इस तस्वीर के असली नायक एहसान जी नजर आ रहे हैं, जो जानते हैं कि देश सबसे अहम है। इसी मुद्दे पे हम चर्चा पे बने रहेंगे। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ आप लोग।